पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें करंट एक्चुअली गिवन है 1 एम्पियर, कॉपर वायर में से पास कर रहा है और कॉपर वायर की एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो करंट 1 एम्पियर हो गया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है अपनी वैल्यूज़, तो एरिया की जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सेंटी ख़त्म करेंगे, सेंटी होते हैं 10 की पावर -2, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो 10 की पावर -4 बन जाएगा। और इसके बाद लेंथ हमारे पास गिवन है 10 किलोमीटर, तो उस वायर की लेंथ 10 किलोमीटर, किलो स्टैंड्स फॉर 1000, तो हमारे पास ये 10,000 मीटर बन जाएगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 8.5 क्रॉस 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब गिवन है। और टाइम हमने फाइंड करना है, यानी वायर की लेंथ 10 किलोमीटर है, 10,000 मीटर, और उसमें एक एंड से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और दूसरे एंड तक जाता है। तो बताने कितना टाइम वो लेगा एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने में। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला v = I/NE है। अब वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक कितने टाइम में जाएगा, तो वो टोटल डिस्टेंस भी उतना ही कवर करेगा जितनी वायर की लेंथ है, दैट इज़ 10,000 मीटर, या उसको हमने L का नाम दे दिया। तो वेलोसिटी बराबर होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ से हमने टाइम डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, NE डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो NEAL बन जाएगा, करंट इधर डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम को हमने सेपरेट कर लिया। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 13.6 क्रॉस 10 की पावर 9 सेकेंड्स। लेकिन हमारी बुक में आंसर जो है वो ईयर्स में दिया हुआ है, तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यूज़ हमें डिवाइड करनी पड़ेंगी। ये एक्चुअली यूँ होती है कि एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये चीज़ हम जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली हम सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 431.2 ईयर्स, यानी इलेक्ट्रॉन 10,000 मीटर वायर है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में 431.2 ईयर्स लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। आपको पता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एक्चुअली करंट ही होता है, तो हमने यहाँ करंट ही कैलकुलेट करना है। इनसाइड द EMF सोर्स, बैटरी के अंदर की बात हो रही है, तो हैविंग पोटेंशियल, बैटरी के अंदर के पोटेंशियल को हम EMF कहते हैं। तो 2 वोल्ट एक्चुअली EMF हो जाएगा, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.02 ओहम्स है। अब क्योंकि हम इसमें टर्मिनल पोटेंशियल नहीं है, कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं है, तो हम सिंपल EMF की बात करेंगे। EMF बराबर होगा IR के, और I फाइंड करना है E/R। तो इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा 100 एम्पेयर। ये वो करंट है जो बैटरी के अंदर फ्लो करेगा, जबकि इसमें टर्मिनल पोटेंशियल नहीं अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसमें वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल, यानी VT आपने फाइंड करना है। EMF सोर्स और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओहम, और बैटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 1 एम्पियर, और बैटरी के इंटरनल पोटेंशियल 10 वोल्ट। इंटरनल पोटेंशियल का मतलब EMF ही होता है, यानी बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स। तो EMF 10 वोल्ट्स हो गया, पूरे सर्किट में जो करंट है 1 एम्प्स हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओहम, हमने टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमारे पास मेन फार्मूला यूज़ होगा कि जब हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट अटैच हो तो EMF होता है VT + IR। VT फाइंड करना है तो IR प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इसमें जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास 10 - 10 0 वोल्ट्स आएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास 0 वोल्ट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहा है देयर इज़ अ कॉपर कॉयल हैविंग 2000 नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर की है 2000, और उसका जो एरिया है 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया यहाँ बेटा 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मिली स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर होता है, लेकिन जब स्क्वायर लेते हैं तो 10 की पावर -3 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास बनेगा 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर, या 0 और मिली को ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 टर्न्स है हमारे पास कॉयल की। जिस तरह अगर मैं कॉयल की बात करूं तो लेट सपोज हमारे पास यूं कॉयल है, ये उसकी एक टर्न हो जाएगी, फिर 2 3 इस तरह 2000 टर्न्स है हमारे पास। ठीक हो गया। और एक टर्न की जो लेंथ दी हुई है, लेंथ पर टर्न, वो 80 सेंटीमीटर है। ऐसा यूनिट मीटर होता है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी की जगह 10 की पावर -2 आ जाएगा, या 100 से डिवाइड कर देंगे
तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। तो टोटल टर्न्स 2000 है, एक टर्न की लेंथ 0.8 मीटर है। तो टोटल पूरी कॉइल की लेंथ अगर निकालनी हो तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन टर्न, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी कॉइल की लेंथ 1600 मीटर आ जाएगी। रेजिस्टिविटी कॉपर की दी हुई है 0.02 माइक्रो ओहम मीटर। तो हमें पता है माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -6, तो ये बनेगा 0.02 क्रॉस 10 की पावर -6 ओहम मीटर्स। ये डाटा है हमारे पास और कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ये वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास 40 ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम। सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस 1 ओहम है। सिल्वर के लिए हमने इस रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। इसमें S स्मॉल पुट किया हुआ है जो कि शो कर रहा है ये डाटा सिल्वर का है। तो सिल्वर की रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा रो एस एल एस ओवर ए एस, और ये हमारे पास गिवन है 1 ओहम्स। तो इसका मतलब है सिल्वर की रेजिस्टेंस 1 ओहम लेंगे। अब उसने क्या मैग्नम की रेजिस्टेंस बताएं, यानी मैग्नम एक और वायर है, मैग्नम मटेरियल है, तो उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जबकि 1/3 ऑफ द लेंथ, जो मैग्नम की लेंथ है वो सिल्वर की लेंथ का 1/3 है, यानी 3 टाइम्स लेस है। और डायमीटर जो है मैग्नम का वो सिल्वर के डायमीटर से 1/3 है, यानी 3 टाइम्स लेस है। अब चूंकि एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया रेडियस के स्क्वायर की इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली एरिया डायमीटर के स्क्वायर की इक्वल भी होगा। क्योंकि डायमीटर 3 टाइम्स लेस है तो मैग्नम का एरिया सिल्वर के एरिया से 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स लेस होगा। और रेजिस्टिविटी मैग्नम की जो है वो 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर। सिल्वर की 30 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास मैग्नम की रेजिस्टिविटी आएगी। अब मैग्नम की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैग्नम की रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। स्मॉल इनपुट किए, इसका मतलब है ये मैग्नम का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम वैल्यूज़ हमने LM, AM और रो एम की इंसर्ट की है। अब क्योंकि हमारे पास ये 3 और ये 9, इनको अगर हम कैंसिल करें तो लेट सपोज मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या बनेगा, LC ओवर 1 LC ही रहेगा, AC ओवर 3 बन जाएगा हमारे पास। ओके 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमने 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर। अब 33 ज़ा हमारे पास 90 होता है, तो 30 टाइम्स 3 हमने 90 कर दिया। ये अब देखिए ये बेटा फार्मूला पूरा कॉपर का बन रहा है, जो हमने यहाँ कॉपर कह रहा हूँ सिल्वर का बन रहा है, जो हमने स्टार्ट में पुट किया था। तो मैं इससे अगर सिल्वर के लिए LS पुट कर दूँ, ये AS हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा ये फार्मूला आ जाएगा सिल्वर के लिए। इस तरह यहाँ भी हम S पुट करेंगे, ये सिल्वर का डाटा है। तो बेटा जैसे ही हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं तो हमारे पास ये रो एस एल एस ओवर AS आ जाएगा, जो कि हमारे पास 1 ओहम्स की इक्वल है। तो इस जगह 1 पुट करेंगे तो 90 टाइम्स 1 90 ओहम, तो हमारे पास मैग्नम की रेजिस्टेंस 90 ओहम आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप मुझसे इनमें से किसी भी न्यूमेरिकल के बारे में फ्रीली पूछ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें हमारे पास ये सर्किट गिवन है और इसमें कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द 1 ओहम रजिस्टर। ये हमारे पास रजिस्टर है 1 ओहम, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस रजिस्टर में हमारे पास दोनों लूप्स का करंट फ्लो कर रहा है। इस लूप के करंट को हमने I1 का नाम दिया है, हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है। इस लूप के करंट को I2 का नाम दिया है, इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो अगर इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट चेक करें तो I1 की डायरेक्शन इसमें अपवर्ड है और बेटा I2 की डायरेक्शन इसमें डाउनवर्ड है। तो अगर हमने टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट के लिए हमें I1 पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद I2 भी निकालना पड़ेगा, और इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एंड में इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि टोटल करंट हमारे पास आ सके। आप फेमिलियर हैं KVL और KCL से, हम यहाँ KVL अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारे पास ये लूप है, हम क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हम पहले इस लूप पे
KVL अप्लाई करेंगे। इस बैटरी को E1, इस रेजिस्टेंस को हमने 3 ओम को R1 कह दिया है। ये जो हमने जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, इस रेजिस्टेंस 1 ओम को हमने R2 का नाम दिया है। ये 2 ओम वाले रेजिस्टर को R3 का नाम दे दिया है और R4 हमने 3 ओम को कह दिया है। ये सेकेंड बैटरी है 9 वोल्ट्स की, इसको हमने E2 का नाम दिया है। अब बेटा पहले इस लूप पे KVL अप्लाई करेंगे, A to D, D to F, F to E, देन E to A। तो इसमें जब हम इस लूप पे अप्लाई करेंगे A से D तक तो हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है। D से F के दरमियान हमारे पास रेजिस्टर है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा -I1 R1। तो हमने ये -I1 R1 लिख दिया। जब F से E जाएंगे तो हमारे पास इस करंट की डायरेक्शन हमारी ट्रावर्सल डायरेक्शन की तरफ है, तो हम यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1 R2 माइनस में लेंगे। लेकिन क्योंकि इस रेजिस्टर में दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस करंट की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I2 R2 होगा, लेकिन वो हम प्लस में लेंगे क्योंकि हम F से E मूव कर रहे हैं और ये करंट हमारी ट्रावर्सल डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो हम I2 R2 जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको प्लस में लेंगे। E के बाद हम जब E से A मूव करेंगे तो हम E1 पोटेंशियल की बात करेंगे, यहाँ पोटेंशियल गेन होगा, ये पॉजिटिव एंड है इस तरफ, तो हम E1 प्लस लेंगे और हमारे पास लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसमें R1 R2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ गिवन है, R1 3 ओम्स, R2 1 ओम्स और E1 6 वोल्ट्स, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे हम। तो ये 3I1 बन जाएगा, ये I1, ये I2 और ये 6। अब इसमें 3I1 माइनस I1 इक्वल्स टू -4I1 बनेगा और प्लस I2, 6 प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर मैं I2 को सेपरेट करूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, 4I1 माइनस है बेटा, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो I2 इक्वल्स टू 4I1 माइनस 6 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन 1 की है क्योंकि हमने दो करंट्स फाइंड करने हैं, I1 और I2। तो इस लूप से और इस लूप से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन हमने ये बना ली है, अब इस लूप से भी हम करंट की इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम अब इस लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो पहले E से F, फिर F से C, C से B और B से E तक हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे इस लूप में KVL लगा के। पहले E से F की बात करें, हमारी ट्रावर्सल डायरेक्शन डाउनवर्ड है अब, तो ये जो करंट है इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस की वजह से I2 R2 यानी माइनस में होगा, तो हमने -I2 R2 पुट कर लिया, लेकिन इस रेजिस्टर में I1 भी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ I1 R2 भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन उसे हम प्लस में लेंगे क्योंकि हमारी ट्रावर्सल डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये करंट हमारी ट्रावर्सल डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो I1 R2 पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये प्लस में हमारे पास होगा। फिर F से C मूव करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप I2 और R4 लेकिन माइनस में होगा, तो -I2 R4। फिर C से B मूव करेंगे तो E2 हम पॉजिटिव एंड इस तरफ है जिससे हम एग्जिट कर रहे हैं, तो E2 हमारे पास यहाँ पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो E2 प्लस में लेंगे हम। B के बाद B से E तक जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारे पास I2 R3 और माइनस में होगा। होप सो आपको इक्वेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है, ये समझ आ गई होगी। अब इसमें बेटा हम R2 1 ओम्स, R4 3 ओम्स, R3 2 ओम्स और E2 9 वोल्ट्स इसमें पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -I2, -I1, -3I2, +9 और -2I2। अब हमारे पास ये I2, -I2, -3I2 और -2I2 तीनों I2 हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये -6I2 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये -6I2 होगा। ये I1 ऐसे ही आ गया, 9 भी ऐसे ही आ गया, इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम I2 यहाँ इक्वेशन 1 निकाल चुके हैं, इस I2 की वैल्यू 4I1 -6 हम यहाँ इस I2 की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा I1 -6 और I2 की जगह आ जाएगा 4I1 -6 और +9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें I2 नहीं रहा, सिर्फ I1 ही है, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन अब हमें I1 का आंसर देगी। 6 4 से 24 और 6 6 से 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 36 + 9 करेंगे 45 और I1 -24 प्लस माइनस माइनस, तो ये -23 I1 आएगा। 45 प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, माइनस माइनस से आप कैंसिल कर दें, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू 45/23, तो I1 हमारे पास आएगा 1.956 एम्पेयर, यानी ये हमारे पास 1.956 एम्पेयर है और ये प्लस में ही आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने डायरेक्शन चूज़ की है, एक्चुअल डायरेक्शन भी करंट की यही है, इसलिए हमारा आंसर प्लस में आया।
अब ये I1 की वैल्यू जो 1.956 है, मैं अगर यहाँ इक्वेशन 1 में इस I1 की जगह पुट करूँ तो बेटा मेरे पास I2 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास I2 इक्वल्स टू 4, 1.956 माइनस 6, ये सॉल्व करेंगे तो 1.82 आएगा और हमारे पास I2 भी प्लस में आया। इसका मतलब है हमारी ये करंट की डायरेक्शन जो हमने चूज़ की है ये भी बिल्कुल सही डायरेक्शन है। एक्चुअल डायरेक्शन भी करंट की इसी तरफ है। अब चूंकि I1 और I2 दोनों आ गए, हमारा क्वेश्चन था कि हमने इस रजिस्टर में से टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल दो करंट चाह रहे हैं, I1 और I2, और दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं बल्कि ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट करंट की वजह से हम टोटल करंट निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। तो जब 1.956 माइनस 1.82 करेंगे तो हमारे पास 0.13 एम्प्स आ जाएगा। तो टोटल करंट जो इस रजिस्टर में से पास कर रहा है वो 0.13 एम्पेयर है। होप सो समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।